नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर जीतू भसीन है। मैं कानपुर, उत्तर प्रदेश में होम्योपैथी प्रैक्टिस करती हूँ। आज जिस टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ, वो है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या सर्वाइकल पेन, स्पॉन्डिलिटिक पेन, गर्दन का दर्द, ये सब सिम्टम्स को लेके हमारे पास मरीज़ आते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस को समझने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम ये समझें कि हमारी रीढ़ की हड्डी का ऊपरी भाग यानी हमारी गर्दन के पिछला हिस्सा, इस रीजन को सर्वाइकल रीजन कहते हैं। यहाँ पर 7 छोटी हड्डियाँ जिनको सर्वाइकल वर्टिब्री कहा जाता है, एक के ऊपर एक प्लेस्ड होती है। इनके साथ अटैच्ड होते हैं कुछ टेंडन्स, लिगामेंट्स, मसल्स, जो कि हमारे नेक को शेप प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट देते हैं, नेक के मूवमेंट और फ्लेक्सिबिलिटी में हेल्प करते हैं। इनके साथ साथ कुछ इम्पॉर्टेंट नर्व्स भी इन वर्टिब्री के बीच में से पास होती हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस बेसिकली एक डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है। इसको ओल्ड एज प्रॉब्लम को भी माना जाता है। 60-65 ईयर्स के बाद सर्वाइकल वर्टिब्री के बीच में रगड़ खाने की वजह से डिजेनरेशन हो जाता है। लेकिन आजकल हमारे बदलते लाइफस्टाइल, हमारे रॉन्ग पोस्चर्स और स्ट्रेस के कारण ये प्रॉब्लम अर्ली होने लगी है। अर्ली एजिंग के साइंस शो होने लगे हैं सर्वाइकल वर्टिब्री में। अब ये मिड एज लोगों की प्रॉब्लम भी बन चुका है और साथ ही साथ हमारे पास यंग बच्चे, यंग टीनेजर्स, इनको भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में रहने लगा है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस इतना कॉमन है कि हर 3 में से 1 व्यक्ति को सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है। अब जो प्रॉब्लम इतनी कॉमन होती जा रही है हमारी सोसाइटी में, उसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो आइए समझते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के कारणों को। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे कॉमन कारण होता है एजिंग। एजिंग 60-65 ईयर्स के बाद स्ट्रेस के कारण या जो बोन्स में आपस में रगड़ होती है उसके कारण डिजेनरेशन होने लगता है। इसके अलावा सेकेंड इम्पॉर्टेंट कारण है हमारा पोस्चर। जिस तरह से हम बैठते हैं, हम काम करते हैं, अगर हम रॉन्ग पोस्चर में बैठकर काम करते हैं, बहुत ज़्यादा झुक कर बैठते हैं या गलत तरीके से टीवी देखना, गलत तरीके से मोबाइल पर घंटों एक्टिविटी करते रहना, ये सब सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का कारण हो सकता है। यहाँ तक कि हमारा स्लीपिंग पोस्चर, जिसे हम बिल्कुल नहीं इग्नोर कर सकते हैं, अगर वो भी गलत है तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो सकता है। कुछ लोगों को आदत होती है कि बहुत ऊंचा तकिया या 2-3 तकिए लेकर रात में सोते हैं, या फिर गद्दा उनका बहुत मुलायम होता है, या कुछ लोगों को आदत होती है कि वो अपने हाथों को बीच में ऐसे डालकर या हाथों को दबाकर सोते हैं। इन सभी लोगों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो सकता है। इनके साथ साथ जेनेटिक प्रॉब्लम भी है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। अगर आपके पेरेंट्स को या किसी जिससे भी आपका जेनेटिक रिलेशनशिप हो, उनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो तो आपको भी हो सकता है। स्मोकिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट कारण है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का। स्ट्रेस, एंग्जाइटी, बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो सकता है। तो हम लोग सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के कारणों को इग्नोर नहीं कर सकते। हमें चाहिए कि हम समझें कि इनमें से किस कारण से हमें स्पॉन्डिलोसिस हो रहा है। आगे हम आते हैं, समझते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के सिम्टम्स को। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का जो सबसे इम्पॉर्टेंट और मेन सिम्टम है वो है हमारा गर्दन का दर्द। गर्दन में दर्द होती है या गर्दन अकड़ जाती है, हमें गर्दन के मूवमेंट में प्रॉब्लम होती है। गर्दन का दर्द हमें गर्दन से लेके हमारे सिर के पिछले हिस्से में, आगे हिस्से में, हमारे फोरहेड्स पे और आईब्रोज के ऊपर तक होता है। ये दर्द आँख के ऊपर भी आकर सेटल हो सकता है, एक आँख में या कभी कुछ केसेस में दोनों आँखों में भी दर्द होता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के पेशेंट्स को ब्लरिंग ऑफ विजन हो सकता है, देखने में दिक्कत आ सकती है। इसके साथ साथ क्योंकि यहाँ पर सर्वाइकल वर्टिब्री इन्वॉल्व है, तो हमारे कंधों में, बाजुओं में, उंगलियों में दर्द और झुंझुनाहट हो सकती है। उंगलियों में सुन्नपन हो सकता है, बार बार चीज़ों का हाथ से गिरना। कभी कभी कुछ केसेस में हमें लगता है कि हमने बहुत अच्छे से पकड़ा हुआ था लेकिन ये फिर भी हमारे हाथ से गिर गया। वो हमारी उंगलियों की कमज़ोरी की वजह से हो सकता है, जो कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के केसेस में बहुत कॉमन है। इसके साथ साथ पैरों में दर्द
या पैरों में कमज़ोरी महसूस करना, चलते चलते लड़खड़ा जाना, ये भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में होता है। इसके साथ साथ कुछ केसेस में नोजिया, वॉमिटिंग या चक्कर भी आते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में। क्योंकि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में मरीज़ का नर्व इन्वॉल्वमेंट भी होता है, इसलिए कुछ सीवियर केसेस में पेशेंट बेहोश भी हो सकता है। कुछ केसेस में हाथों में कुछ रेंगता हुआ सा महसूस होता है। ये सब स्पॉन्डिलाइसिस में नर्व इन्वॉल्वमेंट और नर्व कंप्रेशन की वजह से होता है। अब हम समझते हैं इलाज को। सर्वाइकल स्पॉन्डिलिटिस का इलाज संभव है। जब आप एक होम्योपैथ के पास अपने सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के सिम्टम्स को लेकर आते हैं तो सबसे पहले वो आपके केस को स्टडी करते हैं। वो समझते हैं कि आपके पॉस्चर में ऐसा क्या गलत है जिसकी वजह से अर्ली डिजेनरेशन हो रहा है सर्वाइकल वर्टिब्रेज का। उसके हिसाब से आपको मेडिसिन दी जाती हैं। होम्योपैथी में कई दवाएं यूज़ होती हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के ट्रीटमेंट में। बेलेडोना आर्निका, सैंगुनेरिया, जेल्सीमियम, रस्टॉक्स, कुनायमैक, बेलिस्पर, ये सभी दवाएं हम पेशेंट्स को देते हैं उसका स्पॉन्डिलाइटिस ठीक करने में। दवाइयों के साथ हम पेशेंट को फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस भी बताते हैं। हम पेशेंट को रिकमेंड करते हैं गर्दन और कंधों के मसल्स को की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस और उनमें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। इसके साथ साथ हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन, सिकाई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के ट्रीटमेंट में। अगर आपको एक्यूट पेन हो, अभी तुरंत एकदम से दर्द शुरू हुआ हो या एकदम से गर्दन में अचानक अकड़न आ गई हो, ऐसे केसेस में ठंडी सिकाई हेल्प करती है। अगर आपका स्पॉन्डिलाइटिस पुराना है या आपको अक्सर दर्द हो जाता है अपने गर्दन के एरिया में या अपने गर्दन से सर के एरिया में, तो आपको गर्दन और कंधों के आसपास सिकाई करनी चाहिए। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के केस में ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये समझें कि जब हमें दर्द हो रहा हो तब हमें एक्सरसाइज नहीं करनी। उस समय हमें अपनी दवाइयों को समय से लेना है, हमें रेस्ट करना है, रिलैक्स करना है और अपने पॉस्चर का ध्यान देना है। जब हमारा ये दर्द कम हो जाए या दर्द ठीक होने लगे तब हमें एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का इलाज मुमकिन है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के केसेस में आपको बहुत फ्रीक्वेंट यूरिनेशन या बहुत फ्रीक्वेंट स्टूल्स भी हो सकते हैं, ये भी वन ऑफ द सिम्टम्स है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का। तो इन केसेस में आपको अपने वाटर इनटेक का ध्यान रखना चाहिए, अपने सॉल्ट्स इनटेक का भी ध्यान देना चाहिए। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के केसेस में रेस्ट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो आज हमने जिस बीमारी को समझा है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस को समझा है, हमने ये जाना है कि इसका इलाज संभव है। तो अगर आपको ये तकलीफ़ महसूस होती है, आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का पेन महसूस होता है, तो तुरंत अपने आसपास के किसी अच्छे होम्योपैथ को कंसल्ट करें, उनसे ट्रीटमेंट लें और अपनी इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाएँ। धन्यवाद।